कहानी दायरे। अपोलो के कॉरिडोर में खड़ी तपिश कमरा नंबर 34 तक पहुंचकर ठिठक गई। वह यहाँ क्यों आई है? कैसे सामना करेगी उनका 20 साल में अनगिनत लम्हे जिन्हें कोसकर गुजारे हों? नफरत, अपमान, जाने क्यों उनका अक्स मन में उभरते ही जलने लगती है वो। फिर इतनी घृणा के बावजूद आज वह क्यों है यहाँ? शायद उसकी उसी गलती पर समीर के द्वारा दी गई सहज माफी। इंसान जो दूसरों से पाता है वही बांटता है। प्यार के बदले प्यार, क्षमा के बदले मिली क्षमा, शायद यही वजह थी। अरे दीद, आप कब आई? रोहन ने उसे देख लिया, तभी तो चला आया। हूबहू पिताजी की कॉपी है रोहन। कैसे पहचाना मुझे? तपिश अभी तक सहज नहीं थी। आपकी फोटो देखी है ना? देखो ना डैड, दीद आ गई है। अनेकों मशीनों में जकड़ी वह जीर्ण क्षीण सी काया। पिता का ये रूप सब कुछ भूल जाने के लिए काफी था। फिर खून के रिश्ते, न जाने कहां से ढेर सी ममता उमड़ पड़ी तपिश के भीतर। बड़े यत्नों के साथ उन्होंने आंखें खोली, होंठ फड़फड़ाए। मेरे पास आकर बैठो बेटा। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। शब्द गुम थे, पर आंखों में सारी शक्ति सिमट आई थी। क्या तुमने मुझे माफ कर दिया बेटा? तपिश ने हाथ सहलाकर आश्वस्त किया। कुछ देर बैठकर वह बाहर चली आई। यत्नों से रोके गए आंसू निकल पड़े। रोहन, ख्याल रखना, आप भी आती रहना, अच्छा लगेगा उन्हें। सहमति में सिर हिला वापस चली आई थी। तपिश ने फ्लैट का ताला खोला। बिना कपड़े बदले बदन को बेमन से बिस्तर के हवाले कर दिया। समीर 3 दिन के लिए बाहर गए थे। हर तरफ चुप सी लगी थी। रात का गहन अंधकार उसे अतीत की उस सुरंग में खींच ले आया जहां से वह जितना भागना चाहे नहीं बच सकती थी। पिताजी का स्मरण होते ही सामने आता था एक अक्स। लाल सेब सा रोबिला चेहरा, दर्द से चमकती आंखें, तने कंधे हमेशा रौब में गुस्साते। शायद माँ की उपस्थिति थी इसकी वजह। माँ और पिताजी रूप रंग से ही नहीं, व्यवहार से भी नदी के किनारे थे। दुबली पतली, चेहरे पर हल्के चेचक के निशान, आंखों में हर वक्त भय। तपिश ने अपनी माँ को कभी हंसते खिलखिलाते नहीं देखा था औरों की तरह। याद आता है माँ पिताजी के सामने भी सिर ढक कर रहती थी। पिताजी की एक आवाज पर बांदी की तरह खड़ी हो जाती, फिर भी उनकी छोटी सी गलती पर दहाड़ उठते थे पिताजी। क्या बदसूरत ढोल बांध दिया है मेरे गले में जिंदगी भर के लिए। दादी ही माँ को अपने पीछे छुपाकर शांत करती थी। पिताजी को एक बेमेल अनचाहा विवाह था ये दादाजी की जिद का परिणाम। अपने बच्चों को अनावश्यक दबा कर रखने की दादाजी नानाजी की जिद का नतीजा माँ ने जीवन भर भुगता था। पिताजी ने उन्हें कभी न सम्मान दिया न प्यार। बस जब तक जिंदा रही मूक गाय सी बंधी रही खूंटी से। किस्मत भी उनके साथ नहीं थी। कुलदीपक को जन्म देती तो शायद दिन फिरते, पर तपिश कन्या के आने से अंधकार और गहरा गया था। दादाजी के देहांत के साथ ही पिताजी ने मां को छोड़ दिया। तुरंत दूसरी शादी कर ली थी अपनी मनपसंद लड़की से। एक बार भी नहीं सोचा क्या भविष्य होगा इस नन्ही बच्ची का। मामाजी ने हम दोनों को पनाह दी थी। पिताजी को कोर्ट में भी घसीटते, पर लगातार दुख झेलते झेलते मां टूट चुकी थी। एक बार बुखार आया तो ठीक नहीं हुई, चली गई मुझे मामी के हवाले कर। पिताजी की नजरों में वो बदसूरत औरत मेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी माँ थी। हर वक्त सिर पर हाथ फेर कर कहते, अच्छा हुआ रूप रंग में मुझ पर नहीं गई, उनका पाया है, वरना मेरे जैसी बदनसीब। अंतिम दिनों तक सिंदूर से मांग भरने वाली माँ के अंतिम संस्कार में भी वो नहीं आए, बल्कि कहलवा भेजा था, तपिश की जिम्मेदारी न ले पाऊंगा, चाहे जो करो उसका। हाँ, बैंक में जमा करता रहूंगा कुछ पैसा उसके नाम से। पिता शब्द से तपिश का नाता ही टूट गया था और जुड़ गई थी अपने जन्मदाता के लिए घृणा। मामा ने अपनी बहन को दिया वचन निभाया था, उसकी परवरिश बिल्कुल अपने बच्चों सी की। BA की परीक्षा पास करते ही मामाजी ने समीर से विवाह की बात चलाई तो वह इनकार न कर सकी। एहसान तले दबी जिंदगी में उसकी अपनी सोच की गुंजाइश ही कहाँ थी। फिर जिद किससे करती? अरमान इच्छाएं तो उसकी होती हैं, जिसका कोई अपना हो, और वह तो बिन माँ बाप की बेचारी लड़की। दुबला पतला साधारण कद काठी वाला, सावला सा और अपने आप में खोया सा रहने वाला शख्स। जब समीर से पहली बार मिलवाया गया तो तपिश को लगा जैसे उसके घर का इतिहास शायद अपने आप को दोहरा रहा है। फिर एक बेमेल विवाह, उसे समीर एक आंख भी न भाए, पर परिस्थितिवश चुप रही। विवाह के वक्त भी पिताजी कन्यादान करने नहीं आए थे। तपिश स्वयं भी नहीं चाहती थी कि जीवन भर उसके प्रति अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाला उसका सिर्फ नाम का पिता उसका दान स्वयं करे। समीर से शादी कर वह दिल्ली आ गई थी। वो और समीर, छोटा सा 2 बेडरूम वाला फ्लैट। समीर बैंक में कार्यरत थे। शादी के बाद घर की मालकिन बन कुछ अपने ढंग से जीने की आज़ादी तो उसे मिल गई, पर मन था पहले सा वीरान।
अकेला किसी बहुत अपने के प्यार और मनोहार के लिए तड़फता हुआ। समीर बहुत सीधे सादे थे, कहते थे उससे प्यार करते हैं, पर न उनमें कोई उमंग थी, न जीने के लिए कोई प्लान। बस हर वक्त अपने आप में व्यस्त रहना, यही उनकी दुनिया थी, जहां तपिश का आना जाना सिर्फ भौतिक जरूरतों तक ही सीमित था। माँ के जाने के बाद किसी ने उसे अपने आगोश में लेकर नहीं पुचकारा। हमेशा अकेली ही रही, तृप्ति का एहसास नहीं हुआ, बस अधूरी अधूरी सी। समीर को जीवन की सच्चाई मान लेने के बाद उसने अपने आप को इसी रूप में ढाल लेने की कोशिश शुरू कर दी थी। पर उन्हीं दिनों एक अनहोनी घटना घटी। पिताजी का फोन आया था। अपने लिए पहली बार बेटी का संबोधन उनके मुंह से सुन वह हैरान रह गई। परेशान और कुछ अस्वस्थ से लग रहे थे वो, मिलना चाहते थे उससे। तपिश ने साफ इनकार कर दिया। माँ और उसके जीवन के सारे दुखों की जड़ तो वही थे। पिताजी के फोन आने का सिलसिला रुका नहीं था। हर दूसरे दिन फोन पर उनका गिड़गिड़ाना, माफी मांगना जारी था। तपिश ने चुप्पी साध ली थी। तपिश, आजकल आपका ध्यान कहाँ रहता है? न खाने में स्वाद, न घर में कोई हलचल। समीर ने एक दिन उसे टोका था। कल पिताजी और उनके बेटे का फोन आया था, मिलना चाह रहे थे वो। हम लोगों को मिलना चाहिए उनसे तपिश, वो कई बार मुझसे भी बातचीत कर चुके हैं। समीर उसे समझाने लगे तो वह चिढ़ सी गई। सलीब पर टंगे ईसा सी वेदना सही है मैंने और माँ ने उनकी अयाशियों की वजह से। भूल जाओ पुरानी बातें तपिश, कई दिनों से बीमार चल रहे हैं वो, ज्यादा जीने की शक्ति नहीं दिखती। फिर उनकी पत्नी भी नहीं रही, बस एक बेटा है। शायद तुम्हारी माँ भी माफ कर चुकी होती, यदि वो जिंदा होती। समीर ने उसे मनाने की भरसक कोशिश की। दूसरों को सलाह देना आसान है समीर, उनका यह नरक तो उनके अपने किए की सजा है। उन्होंने हमें हमेशा दुख ही बांटा है, तो अब सुख कहाँ से पाएंगे? तपिश के मिजाज में जरा सी भी नरमी न देख समीर चुप हो गए। जिंदगी घसीट रही थी वक्त के साथ कि अचानक फागुन की उन मदमस्त हवाओं ने, या यूं कहें कि गुलमोहर के उन लाल धधकते फूलों ने अपनी सारी ऊर्जा तपिश के बुझे बेरंग जीवन में भर दी। क्षितिज का उसकी जिंदगी में आना, जैसे अभी तक की दबी सारी आकांक्षा और कुंठा को पर निकल आए हों, दबी इच्छा दोबारा सांस ले उठी थी। तपिश के जीवन में अचानक ही हुआ था सब कुछ। उस दिन घर के लिए सामान लेने वो कनॉट प्लेस गई थी अकेली। स्टोर में अभी शॉपिंग कर ही रही थी कि अचानक भगदड़ मच गई। पुलिस चेतावनी देने लगी, इस स्टोर में कुछ आतंकवादी घुस आए हैं, राजधानी में गड़बड़ी मचाने हेतु। पुलिस ने इस स्टोर को चारों ओर से घेर रखा है, जो जहां है वहीं छिप जाए, लेट जाए। तपिश गेट के तकरीबन पास ही थी। सोचा बाहर भागकर अपने आप को सुरक्षित कर ले। वह भागी भी दरवाजे की तरफ, पर तभी दो बलिष्ठ हाथों ने उसे अपनी ओर खींच लिया। हड़बड़ाहट में वो उसी पर गिर पड़ी। कोई 10 मिनट, बस 10 से 12 मिनट वह ऐसे ही पड़ी रही निश्चेष्ट। थोड़ा मन पर काबू पाया तो अपने रक्षक को देखा। सुनहरी आभा लिए चेहरे पर मेल खाते नयन नाक्ष, चौड़ी बलिष्ठ छाती, जिस पर तपिश का सर था, तेज तेज चलती सांसों का स्पंदन, उसकी भुजाओं का घेरा तपिश के चारों ओर सुरक्षा कवच सा कसा था। समीर के सीने पर अनगिनत बार सिर रखा उसने, पर इतनी आश्वस्त वह पहले कभी नहीं हुई। एक अनजान अनोखी पुरुष का इतना घनिष्ठ सामीप्य, गोलियों की आवाज ने भय के साथ साथ एक अद्भुत रोमांच सा भर दिया था बदन में। लग रहा था जैसे जिंदगी खत्म भी हो जाए इसी क्षण तो गिला नहीं। वो शायद तपिश के स्पर्श के बावजूद पूरी तरह चौकन्ना था, तभी अचानक उससे छिटक कर खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए परिचय दिया, क्षितिज मल्होत्रा। गुजरे पलों की याद आते ही तपिश की आंखें झुक गई थीं। मैं मिसेस तपिश शर्मा, आपने जो किया उसके लिए शुक्रिया। शब्द बहुत छोटा है, पर क्या आप किसी ऑटो तक छोड़ देंगे मुझे? न चाहते हुए भी तपिश बोल उठी थी। आप बहुत घबराए हुई हैं, घर तक छोड़ देता हूँ, मेरी गाड़ी पास ही खड़ी है। तपिश चुप थी, इनकार करने की गुंजाइश कहाँ थी। एक तो उस स्वप्न पुरुष का सम्मोहन, उस पर भय से कांपता उसका मन, पीछे पीछे होली थी उसके। एक बार मिलना चाहूं मैं आपसे तो। क्षितिज की दृष्टि तपिश को निहार रही थी। तपिश मना नहीं कर पाए, पर फिर क्षितिज से मुलाकातों का सिलसिला थमा नहीं था। समीर के ठंडे व्यवहार से आहत, अपनी जिंदगी की बोरियत से उकताए तपिश के सब्र का बांध टूट गया था। क्षितिज से मिलकर एक तरफ समीर से छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना और बच निकलना, तो दूसरी ओर क्षितिज से मिलकर घंटों तक सपनों की दुनिया में खो जाना। कभी कभी अतीत से उपजी ग्लानि दस्तक देती मानस पर तो क्षितिज से पूछ बैठती थी, क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? एक शादीशुदा स्त्री का एक पर पुरुष से इस तरह बेकरार हो मिलना। दोहरा जीवन जीते हैं हम लोग, एक दिखावे के लिए, दूसरा स्वयं के लिए, पर दूसरे जीवन की अवधि बहुत छोटी होती है।
क्या गलत है कि मेरा मन तुम्हारा सामीप्य पाकर सुकून पाता है? क्या गलत है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुशी पाते हैं? क्षितिज का व्यक्तित्व ही नहीं, सोचने का ढंग भी बिल्कुल स्पष्ट है। कोई असमंजस नहीं, सब कुछ बिल्कुल साफ। रात को समीर की बगल में पड़े अचानक ख्यालों से वह क्षितिज की बाहों में सिमट आती। काश जिंदगी यूं ही चलती रहे। पिताजी को आजकल जस्टिफाई करने उचित ठहराने लगी है तपिश। क्या बुरा किया उन्होंने जो समझौता न कर अपना मनपसंद जीवन साथी ढूंढ लिया? छल तो नहीं किया माँ के साथ साफ स्पष्ट राह चुनकर? सारी तकलीफें दुख शायद भूल गई वो। सोच भी नहीं सकती थी कि माँ के प्रति अन्याय के एक एक क्षण की गवाह स्वयं ऐसे रास्ते पर चल देगी कभी। फिर समीर को अपने से तौलती तो लगता जैसे अन्याय ही हुआ उसके साथ भी, पापा की तरह, बड़ों की जिद की वजह से। ये भी सच नहीं कि वो समीर को पूरी तरह छोड़ सकती है कभी। समीर उसके सामाजिक मर्यादित जीवन का आईना है और क्षितिज उसकी इच्छाओं और सुखों की स्वप्न दुनिया। बहुत दिनों तक सामंजस्य न बिठा सकी दोनों में वह। उस दिन क्षितिज ने उससे मिलते ही अल्टीमेटम दे दिया, तुम मेरे लिए बहुत लकी हो तपिश, अभी मेरा MBA पूरा नहीं हुआ और देखो मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है। सपनों का गुलाबी शहर जयपुर होगा हमारा पहला पड़ाव। आगे क्या सोचा है तुमने? तपिश एकटक निहार रही थी उसे। सोचना क्या, सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चलो, सुकून भरी दुनिया बनाएंगे हम दोनों मिलकर। वह बेतकल्लुफ हो उठा। कितनी आसानी से कह गया था क्षितिज, पर तपिश के लिए तो ये जीवन मरण का प्रश्न बन गया था। तुम एक बार जयपुर होकर तो आओ, कुछ सोचने का वक्त मिल जाएगा। तपिश ने बहुत भारी मन से विदा दी थी। कुछ दिन दूर रहने से सिर्फ आकर्षण है ये रिश्ता या प्यार, इसकी परीक्षा भी हो जाएगी। उन सारे दिनों में वह तौलती रही अपने आप को। क्या मिला उसे आज तक जीवन में? एक बुझा बुझा आतंकित सा बचपन या त्याग, आदर्शों को धोती जवानी। ऐसे ही किसी एक दिन समीर का घर संभालते संभालते रोती झींकती चली जाएगी इस दुनिया से। क्या उसे अपने बारे में सोचने का हक नहीं? उसे क्षितिज के रूप में दोबारा जीने का मौका मिला है, फिर समीर के साथ बेरुखी बेस्वाद जिंदगी क्यों ढोए? किसी ने ठीक ही कहा है, कमजोर और असफल इंसान ही हमेशा अपनी असफलताओं के लिए किस्मत व हालात को दोष देते हैं, वरना जिंदगी एक बार मौका सभी को अवश्य देती है। विचारों में उठे तूफान ने समीर की ओर जाने वाली उसकी राह में जैसे कांटे बिछा दिए। दोहरी जिंदगी नहीं जीनी है उसे, अपनी खुशी के लिए वह स्वयं को मुक्त कर लेगी इस दुनियादारी से। आज उसने तय कर लिया कि वह नहीं सोचेगी मामा मामी या समीर के लिए, नहीं सोचेगी कि समाज कहेगा जैसा बाप वैसी बेटी निकली। रूप नहीं, इच्छाएं और साहस भी उसे पिताजी से ही मिला था। निर्णय ले लिया था तपिश ने। क्षितिज को फोन पर अवगत करवा शांत हो गई वह। क्षितिज हर तरह से उसके साथ था, सब कुछ तय था। समीर के ऑफिस निकलते ही वह भी सूटकेस लेकर निकल पड़ी थी एक नए क्षितिज की तलाश में, अपने क्षितिज के साथ। समीर के नाम एक खत में घर छोड़ने की सारी वजह और क्षितिज का जिक्र साफ साफ लिखकर चाबियों के गुच्छों के साथ उसने रख छोड़ा था, ताकि ढूंढने या चिंता में परेशान न हो समीर। इधर रेलवे स्टेशन पर आकर बताए प्लेटफॉर्म से लेकर सारा स्टेशन ही छान डाला, पर क्षितिज का कोई पता नहीं चला। पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मर्यादा की सारी सीमाओं को तोड़कर वह छोड़ आई थी अपना घर। ये उसने क्या कर डाला? शायद इस जन्म में चैन नहीं मिलेगा। अच्छा हो जीवन लीला यही खत्म कर दे किसी पटरी पर लेटकर, लेकिन दिन के उजाले में साहस न कर पाए। तपिश एक पल भी नहीं रुकी, ऑटो कर सीधे घर पहुंची। फ्लैट की दूसरी चाबी उसके साथ हमेशा रहती है। दरवाजा खोला तो देखा समीर बैठे थे सोफे पर। निढाल आंसुओं से भीगा था उनका चेहरा। क्या लेने आए हो तपिश? वो नहीं मिला या कोई चीज भूल गई थी अपनी? समीर के स्वर लड़खड़ा रहे थे। क्या कसूर था मेरा तपिश? कहाँ कमी छोड़ी थी मैंने? तपिश निरुत्तर थी। क्या कहती? चुपचाप अपराधी सी खड़ी रही। क्या बहाना बनाती? वो उल्टा कागज का टुकड़ा सब सच सच कह रहा था। गलती की है मैंने समीर, फिर उसी को दोहराया है जिस गलती ने मेरी आत्मा को सबसे ज्यादा कुचला था। जाने क्यों? मैंने इस घर पर, तुम पर अपना हक खो दिया है। कहते हुए उसकी आंखें छलछला गईं। कोई अनजाने में अपराध करे तो उसका सच्चे मन से किया पश्चाताप उसे इस अपराध से मुक्त कर सकता है, पर मैंने तो जानबूझकर ठोकर खाकर भी सुबह होने पर स्वयं चली जाऊंगी। समीर की ओर से कोई जवाब नहीं आया। अपना सूटकेस नीचे रख वह भी पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। रात भर लाइट जलती रही, दोनों वहीं पड़े रहे, एक दूसरे से मुंह फेरे, मानो तौल रहे हो अपने आप को। कभी कभी आंसुओं की धारा निकल पड़ती थी। एक निस्तब्ध खामोशी पसर गई थी। सुबह होते ही तपिश ने सूजी आंखों को पानी का छपका मार बिखरे बालों को समेटा।
बाहर कदम बढ़ाए थे कि समीर ने पुकारा, अनजान नहीं था मैं कि मेरे सिवा कोई और भी तुम्हारी जिंदगी में है, पर इतना बड़ा कदम उठा लोगी? मैं ऑफिस टूर से बाहर जा रहा हूँ 3 दिन के लिए, जाना चाहो तो चली जाना मेरे आने से पहले, पर रुकना चाहो तो सोचना। क्या दोबारा क्षितिज के पुकारने पर तुम्हारे कदम नहीं बहकेंगे? क्या पूरी सच्चाई से अपना सकोगी मुझे और इस घर को? मेरी तरफ से निश्चिंत रहना, शब्दों के जाल नहीं बुनना आता मुझे, पर तुमसे इतना प्यार तो अवश्य करता हूँ कि तुम्हारी ऐसी कई गलतियों को माफ कर सकता हूँ मैं। समीर के जाने के बाद बस 3 घंटे ही लगे थे उसे अपने आप को संभालने में। क्यों बाहर भटक रही है वो, जब समीर जैसा सुलझा इंसान और एक सुंदर घर है उसका अपना। क्षितिज और समीर में रूप रंग में कोई समानता नहीं, पर अब सहृदय समीर ही उसका सब कुछ है। समीर की उदारता ने उसके मन की सारी गांठों को खोल दिया था। क्षितिज एक सुंदर विचार प्रेरक किताब की तरह आया था उसके जीवन में कुछ समय के लिए, जिसकी खुशबू और जीवन मंत्र को वो सदा छुपा के रखेगी। अपने आप को पूरी तरह तैयार कर नहा धोकर सीधे अस्पताल पहुंची थी तपिश पिताजी से मिलने। कई दिनों से जीवन मरण के बीच झूल रहे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे वो। उसे कोई हक नहीं है उन्हें सजा देने की। पिताजी भी संभल जाते ठोकर खाकर उसकी तरह, यदि माँ ने उन्हें खुले मन से माफ कर दिया होता समीर की तरह। काश, लेकिन सबको सब कुछ तो नहीं मिल पाता है हमेशा। अतीत की गलियों में घूमते घूमते पता नहीं तपिश की कब आंख लग गई। सुबह डोर बेल की कर्कश आवाज ने उसे जगाया। सामने क्षितिज खड़े थे, सीधे अंदर आ गए। धोखेबाज, बेवफा, समझ न जाने कितनी बार कोसा होगा तुमने इन 3 दिनों में। क्या करता? जयपुर से लौटा तो खबर मिली कि माँ नहीं रही। एक दोस्त को तुम्हारे नाम खत देकर चला गया, वापस आया तो पता चला वो खत तुम तक पहुंचा ही नहीं, भूल गया देना। तुम्हारी क्या हालत हुई होगी समझ सकता हूं मैं। आज लेने आया हूं तुम्हें। कोई समाज, किसी की परवाह नहीं, अब तुम ही मेरा परिवार और परिचय हो बस। क्षितिज भावुकता में उठकर तपिश के बिल्कुल नजदीक था। गर्म सांसों की आवाजाही उसकी भावना की सच्चाई को बयां कर रही थी। लेकिन आज तपिश न पिघली न लड़खड़ाए। अपने आप को दूर कर सधे शब्दों में बोली, समय की एक छोटी सी भूल ने, वक्त के आईने ने मुझे साफ साफ दिखा दिया कि मैं क्या हूँ। मेरी मर्यादा, मेरी सीमाएं, सब कुछ याद दिला दिया। उस दिन रेलवे स्टेशन पर अकेली असहाय खड़ी हूँ मैंने जाना रिश्तों की अहमियत को, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को। घर आकर समीर की अच्छाइयों को कितनी आसानी से माफ कर दिया मुझे उसने, जबकि मैं अपने पिता को माफ नहीं कर पाए एक लंबे अरसे तक। जीवन में आज जो अपना है वह अपना ही बना रहे, इसी में जीत है, यही है सफल जिंदगी। हो सके तो मुझे भुला कर सही जीवन साथी की तलाश करना। क्षितिज को वहीं छोड़कर तपिश अंदर कमरे में आ गई और दरवाजा बंद कर लिया। तपिश का आत्मविश्वास, उसका व्यवहार क्षितिज के लिए साफ संकेत था वापस लौट जाने का। उसका अपना घर, समीर, यही उसके दायरे हैं।